हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के सीरीज में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। हम लोग देखेंगे ये न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअल में होता क्या है, एंड ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड्स किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत बेसिक रहने वाला है। होप आप लोग इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट टाइम कहाँ से ढूंढा गया, कहाँ से डिस्कवर किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पॉस सेल्स। ये पॉस सेल्स क्या होता है, डेड WBC है ना, डेड व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग पॉस सेल कहते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पॉस सेल्स, यानी कि डेड व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड इसे कौन किए थे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 में न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम डेड व्हाइट ब्लड सेल से डिस्कवर किया गया था। देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं आरएनए मीन्स हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। एंड ये दूसरा होता है डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए एंड डीएनए। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आप लोगों को पता है कि जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर सब यूनिट से मिलकर बनता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स सपोज दैट ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, ये छठा न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करता है और फॉर्मेशन करता है न्यूक्लिक एसिड्स का। चलिए देखते हैं अब हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, है ना। जैसे न्यूक्लिक एसिड हम बोल रहे हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज बनता है, क्या क्या चीज होता है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए तीन कंपोनेंट चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को क्या, तीन चीज चाहिए, तीन कंपोनेंट्स चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए बीटा सुगर। एंड ये जो सुगर है इन केस ऑफ आरएनए, अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो इस केस में हम लोगों को चाहिए राइबोज सुगर। एंड इन केस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए है तो डीएनए में जो बीटा सुगर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोज सुगर। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में राइबोज सुगर, डीऑक्सी राइबोज सुगर, ये सबको डिटेल में पढ़ रखा है, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा है। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक सुगर। अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो राइबोज सुगर, अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज सुगर। अब एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सुगर हो गया। दूसरा चीज जो हमें चाहिए उसे कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप को फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये एसिडिक होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। इसी के कारण जो डीएनए है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड कैसा दिखेगा, H3PO4।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये हो गया H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। एंड तीसरा चीज जो हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए वो चाहिए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वाले को कहा जाता है प्यूरिन्स एंड दूसरे वाले को कहा जाता है पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स। देखिए ये जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स नाइट्रोजिनस बेस, इसके अंदर दो नाइट्रोजिनस बेस आता है, एक होता है एडेनिन, एडेनिन जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दूसरा प्यूरिन्स होता है ग्वानिन जिसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यूरिन में दो आ गया, एडेनिन एंड ग्वानिन। अब देखिए ये जो एडेनिन और ग्वानिन है ये आपको डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा। एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों कहाँ मिलेगा, डीएनए में भी एंड आरएनए में भी, डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। अब देखिए अगर हम लोग पायरिमिडीन का बात करते हैं तो पायरिमिडीन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वाले को कहा जाता है यूरासिल जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। दूसरा जो पायरिमिडीन है उसे हम लोग कहेंगे साइटोसिन जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल सी से, साइटोसिन। एंड तीसरा जो पायरिमिडीन है उसे कहा जाता है थाइमीन, थाइमीन जिसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। यहां पे जो यूरासिल है, यूरासिल आपको आरएनए में मिलेगा इन अ प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन के जगह यूरासिल होता है। एंड ये जो साइटोसिन और थाइमीन है, ये साइटोसिन और थाइमीन, ये देखिए ये जो साइटोसिन है ये आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं थाइमीन का तो थाइमीन आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा, क्योंकि आरएनए में थाइमीन के जगह यूरासिल आ जाता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करता है और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा वो दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। होप आपको यहां तक समझ आया है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में समझ आया है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं प्यूरिन्स का, प्यूरिन्स का, एंड अगर हम लोग बात करते हैं पायरिमिडीन्स का, पायरिमिडीन्स का, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो यहां पर आप प्यूरिन्स के अंदर किसको किसको देखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन को, और पायरिमिडीन के अंदर यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन को। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन बात क्या है, ये दोनों के पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होता है। मींस प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बोथ कंटेन्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हम लोग किसे बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा। बोथ कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। देखिए आप अगर प्यूरिन्स को देखेंगे तो प्यूरिन्स में, प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे दो रिंग प्रेजेंट होता है इस तरीके से, अगर हम लोग प्यूरिन्स का बात कर रहे हैं ना, प्यूरिन्स में कौन आ जाएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स में कौन आ जाएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स के अंदर आएगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। एक जो प्यूरिन्स होता है वो कैसा दिखेगा। तो देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। यहां पे 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, प्यूरिन्स में फर्स्ट पोजीशन पे एक नाइट्रोजन होता है, थर्ड पोजीशन पे एक नाइट्रोजन होता है, 7th पोजीशन पे एक नाइट्रोजन होता है और 9th पोजीशन पे एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है। मतलब कि यहां प्यूरिन्स में 1, 3,
7 और 9 इस पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, N होगा, N। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे जितना भी प्यूरिन्स होगा उसमें ये कॉमन होगा, 1379 पे क्या होगा, N होगा। तो ये आपका बन गया क्या, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। एडेनिन और ग्वानिन अभी हम लोग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉमन रहेगा एडेनिन में भी और ग्वानिन में भी, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। अब देखिए पायरिमिडीन, पायरिमिडीन अगर हम लोग बनाते हैं तो पहले एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बना लेंगे एंड यहां पे फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे देखिए याद रखिएगा 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो N लगा देंगे 1 एंड 3 पे। तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। ये पायरिमिडीन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया। मतलब कि अगर आप यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन को देखेंगे तो तीनों में ये जो चीज है वो कॉमन आएगा, है ना। तो यहां तक होप आपको समझ में आया है प्यूरिन। तो चलिए हम लोग प्यूरिन्स को बनाना सीखते हैं एंड प्यूरिन्स में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एडेनिन को। ठीक है, तो प्यूरिन में हम लोग किसको बनाएंगे, सबसे पहले एडेनिन को। देखिए ये जो एडेनिन होता है, चूंकि वो एक प्यूरिन है तो इसका पहले हम लोग प्यूरिन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए प्यूरिन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाने सीखे। यहां पे नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें पता है 1379 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो यहां पे N लगा देंगे 1 पे, 3 पे, 7 पे एंड 9 पे। देखिए ये जो एडेनिन होता है ना, एडेनिन को कहा जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। एडेनिन को क्या कहा जाता है, 6 अमीनो प्यूरिन। मतलब कि प्यूरिन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके 6th पोजीशन पे एक अमीन ग्रुप आ जाएगा, NH2 अमीन ग्रुप आ जाएगा और यहां पर आपका बन चुका है क्या, एक एडेनिन का स्ट्रक्चर। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। पहले प्यूरिन को बना लेंगे, 1379 पे N लगा लेंगे एंड उसके 6th पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा लेंगे, तो यहां पे बन जाएगा एडेनिन। अब देखिए दूसरा जो प्यूरिन है दैट इज ग्वानिन। ग्वानिन हम लोग बनाने सीखते हैं। तो ग्वानिन को बनाने के लिए ये हमारा एडेनिन हो गया, है ना। अब हम बना रहे ग्वानिन। देखिए ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन है, तो पहले हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1379 पे क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। 1379 पे 1 3 7 9 इस पे एक N लगा लिए। और ग्वानिन का दूसरा नाम होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन ग्वानिन को कहते हैं। मतलब इसके 2nd पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक अमीन ग्रुप आ जाएगा क्योंकि 2 अमीनो है एंड 6 ऑक्सीप्यूरिन, है ना। 6 पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहां पे आपका बन के तैयार हो जाएगा क्या, एक ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है ग्वानिन। तो यहां पे बहुत आसान है बनाना। पहले हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे एंड एडेनिन और ग्वानिन का जो दूसरा उसका IUPAC नेम है ना, जो स्ट्रक्चर देखकर नेमिंग किया गया है, तो वो नेम को देखकर हम लोग फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरीके से देखिए अभी हम लोग बनाते हैं पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन्स का। तो पायरिमिडीन्स में कौन कौन आ जाता है, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यूरासिल को। यूरासिल को देखिए, यूरासिल का दूसरा नाम होता है 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो पहले पायरिमिडीन का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2
3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हमको पता है 1 and 3 पोजीशन पे पायरिमिडीन के में 1 and 3 पोजीशन क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो देखिए 1 पोजीशन पे N और 3 पोजीशन पे N आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, 2,4 डाईऑक्सी, मतलब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो यहाँ पे ये बन गया आपका यूरासिल का स्ट्रक्चर। तो यूरासिल को 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा पायरिमिडीन में हम लोग बनाते हैं यूरासिल के बाद थाइमीन को बनाते हैं। थाइमीन, देखिए जो थाइमीन होता है ना, थाइमीन को क्या बोला जाता है, 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल, या फिर इसका एक और नाम है 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो थाइमीन कैसे बनेगा, देखिए 5 मिथाइल यूरासिल, आप एक पहले यूरासिल को बना लीजिए। अभी हम लोग यूरासिल बनाना सीखे है ना, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 and 3 पोजीशन पे N आ जाएगा, 1 and 3 पोजीशन पे N आ गया। एंड अगर हम लोग यूरासिल बनाएंगे तो 2 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 and 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये अभी बन गया है यूरासिल, है ना। और यूरासिल में थाइमीन में क्या आ जाएगा, यूरासिल तो है एंड 5 मिथाइल, तो 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, दैट इज CH3। तो यहाँ पे आप बन गया हमारा थाइमीन। थाइमीन का नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। तो आप यूरासिल को बना दीजिए और 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दीजिए, तो हम लोगों को मिल जाएगा थाइमीन। थाइमीन के बाद देखिए हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं पायरिमिडीन में वो है साइटोसिन का। तो साइटोसिन का जो दूसरा नाम होता है 2,4, नहीं साइटोसिन का जो दूसरा नाम होगा इसे हम लोग कहते हैं 4 अमीनो 2-ऑक्सी, 4 अमीनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन, है ना। तो साइटोसिन का जनरल स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, 1 and 3 पोजीशन पे N आ जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, 4 अमीनो, अमीनो मतलब क्या, एक अमीन ग्रुप आ जाएगा 4th पोजीशन पे। तो 4th पोजीशन पे हम एक अमीन ग्रुप को ला देते हैं, दैट इज NH2 एंड 2-ऑक्सी, है ना। 2-ऑक्सी मतलब सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, 4 अमीनो 2-ऑक्सी पायरिमिडीन। और यहां पे हमें मिल गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर। तो ये पूरा नाइट्रोजिनस बेसिस है। नाइट्रोजिनस बेसिस दो टाइप का, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आ गया एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स में आ गया यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। एडेनिन और ग्वानिन आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा, और साइटोसिन आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। डीएनए में तो थाइमीन ही होगा, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा। तो होप आपका ये जो पूरा नाइट्रोजनस बेस है वो क्लियर हुआ होगा। एंड एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। पहला चीज हमें क्या चाहिए था एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, पहला चीज हमें चाहिए था बीटा शुगर, आरएनए के केस में राइबोज शुगर, डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज शुगर। एंड दूसरा चीज हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए चाहिए था एक फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एंड तीसरा चीज हमें जो चाहिए नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए वो है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन्स में यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए न्यूक्लियोसाइड है ना, एक टर्म होता है जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर वहां पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। एंड अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया है
तब उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो देखिए यहां न्यूक्लियोसाइड में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहां पे देखिए एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, इसके न्यूक्लियोसाइड को हम लोग कहेंगे एडिनोसिन, एंड इसके न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कहेंगे एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि वहां पे एक एसिडिक ग्रुप आ गया है, दैट इज फॉस्फेट। ग्वानिन, इसके न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे ग्वानोसिन, एंड इसके न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे ग्वानाइलिक एसिड। साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे साइटिडीन, एंड इसके न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे साइटिडाइलिक एसिड। यूरासिल, इसके न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे यूरिडीन, एंड इसके न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड। थाइमीन के न्यूक्लियोसाइड को थाइमिडीन, एंड इसके न्यूक्लियोटाइड को थाइमिडाइलिक एसिड। एंड यही न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देगा, न्यूक्लिक एसिड बना देगा। अब देखिए फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड ये किसके किसके बीच रहेगा, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में विद इन वन न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम लोगों को एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए बीटा शुगर चाहिए, और क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो फॉस्फेट ग्रुप और बीटा शुगर दोनों कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनाकर। एंड हमें चाहिए क्या, नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अभी हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड का, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाकर दिखाते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, शुगर को बनाएंगे। एंड आप सोच लीजिए अगर हम डीएनए बना रहे हैं ना, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। और डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसे बनता है, देखिए डीऑक्सीराइबोज शुगर फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और बाहर एक 5th प्राइम आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है ना, फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे नीचे में H होता है, नीचे में OH होता है, क्योंकि बीटा शुगर है ना, बीटा शुगर के अगर नीचे में फर्स्ट पोजीशन पे नीचे साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो बीटा शुगर, ऊपर साइड है तो अल्फा शुगर, तो हम लोगों में बीटा शुगर होता है। ठीक है, तो नीचे में OH हो गया, और ऊपर में ये फर्स्ट पोजीशन पे आके जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, उसको बाद में जोड़ेंगे। एंड सेकेंड पोजीशन पे देखिए क्या होता है, ऊपर भी H नीचे भी H, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में H नीचे में OH, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा नीचे में H और ऊपर में CH2OH। देखिए ये हमारा बन गया है एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना। इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोल रहे हैं, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, और कहां से रिमूव हो गया है, सेकेंड प्राइम पोजीशन से। सेकेंड प्राइम पोजीशन पे से एक ऑक्सीजन अगर रिमूव करेंगे तो राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे आके जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट पोजीशन पे आके कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस। मान लीजिए एडेनिन आके जुड़ गया, एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन आकर जुड़ गया, एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। तो यहां पर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसके बीच में जो बॉन्ड बना इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब उसी तरीके से यहां पे ये जो इसका 5th वाला कार्बन है, 5th वाले कार्बन पे आके जुड़ता है फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कैसे जुड़ेगा, देखिए CH2, यहां पर आके जुड़ा फॉस्फेट,
तो ये हमारा हो गया क्या, फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप। और ये हमारा हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये हमारा हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है इसे हम लोग कहेंगे क्या, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड आप यहां पे देख रहे हैं 3 प्राइम, है ना, 3 प्राइम पोजीशन का जो OH है वो फ्री है, 3 प्राइम पोजीशन का जो OH है वो फ्री है, इसीलिए यहां पे फिर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा, है ना, यहां पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा, और इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग चैन बन जाएगा, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो DNA, अगर राइबोज शुगर है तो RNA। और एक चीज, यहां पर जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, यहां पर जब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होगा, व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स combines they form phosphodiester bond, एंड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर का लॉस होता है ना, तो विथ अ लॉस ऑफ वाटर, तो यही है आपका न्यूक्लिक एसिड, दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एंड होप आपको एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा वो समझ आया होगा। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए बीटा शुगर चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए और नाइट्रोजनस बेस चाहिए। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू। होप आपका ये जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्लियर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल